दिल्ली सल्तनत का इतिहास कितना बड़ा और दिलचस्प है ना। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों के बीच कहीं दब से जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक वंश की, सैयद वंश। सिर्फ 37 साल का शासन, लेकिन इसकी कहानी बड़ी खास है। एक ऐसी कहानी जो उथल पुथल से शुरू हुई और खत्म हुई एक कह सकते हैं आश्चर्यजनक शांति के साथ। तो चलिए आज इस छोटे लेकिन बहुत ही अहम अध्याय को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये वंश आखिर आया कहां से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत बड़े आक्रमण से। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और सैयदों की कहानी की शुरुआत हुई थी आग और तबाही से। सोचिए, साल था 1398। तैमूर का वो भयानक आक्रमण जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। तुगलक वंश पूरी तरह बिखर चुका था और दिल्ली की गद्दी पर एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन सा छा गया था। और बस इसी खालीपन, इसी अराजकता के बीच से उदय हुआ सैयद वंश का। अगर हम दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास को देखें तो कुल 5 राजवंश हुए। सैयद उनमें से चौथे थे। तो एक तरह से उन्होंने ताकतवर तुगलकों के बाद और आने वाले लोधियों से पहले एक बहुत जरूरी पुल का काम किया। और उनका राज कितना लंबा चला होगा? बस 37 साल। जी हां, सिर्फ 37 साल, 1414 से लेकर 1451 तक। इतिहास के पन्नों में ये बस पलक झपकने जितना ही है, लेकिन ये छोटा सा कार्यकाल भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, एक मिनट, ये नाम सैयद, इसका मतलब क्या है? ये नाम कहां से आया? दरअसल ये एक बहुत ही पावरफुल क्लेम से आता है। सैयद एक उपाधि है जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करने वाले इस्तेमाल करते हैं, और ये दावा हमें मिलता है इतिहासकार या बिन अहमद सरहंदी के लेखों में। इसी दावे ने इस वंश को एक तरह की लेजिटिमेसी यानी वैधता दी। तो चलिए अब कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं, यानी इस वंश के संस्थापक खिज्र खां। देखते हैं कि कैसे एक गवर्नर दिल्ली का शासक बन गया। खिज्र खान ने 1414 से 1421 तक, यानी करीब 7 साल तक हुकूमत संभाली, और इन्हीं 7 सालों में उन्होंने एक नए राजवंश की नींव डाली। लेकिन खिज्र खां वो कोई टिपिकल सुल्तान नहीं थे। कहानी में एक ट्विस्ट है। वो मुल्तान के गवर्नर थे और उन्हें तैमूर की फौजों ने ही नियुक्त किया था। और देखिए उनकी समझदारी, उन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं अपनाई। नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को रैयत आला कहलवाया, जिसका मतलब होता है लोगों का मुखिया। ये एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल मूव था। इससे वो तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रति अपनी वफादारी भी दिखा रहे थे और शासन भी कर रहे थे। खिज्र खान के बाद इस वंश में 3 और शासक हुए। हर एक ने इस कहानी में अपना एक पन्ना जोड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वंश की कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो ये हैं वो 4 शासक। सबसे पहले खिज्र खान 1414 से 1421, फिर उनके बाद आए मुबारक शाह 1421 से 1434, उनके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक, और आखिर में अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। इन्हीं चारों ने मिलकर इस 37 साल के दौर को शेप दिया। अब आते हैं खिज्र खान के बेटे मुबारक शाह पर। इनका शासनकाल 1421 से 1434 तक रहा। इनके दौर में कुछ अच्छी चीजें हुई, प्रगति हुई, लेकिन इनका अंत बहुत हिंसक था, और ये इस वंश के अकेले ऐसे शासक थे जिनकी हत्या की गई थी। मुबारक शाह अपने पिता से कहीं ज्यादा एम्बिशियस थे। उन्होंने जमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नाम का एक शहर बसाया और एक बहुत ही अहम काम किया। दिल्ली के दरबार में हिंदू अमीरों को भी नियुक्त किया, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ा कदम था। लेकिन अफसोस, उनका यह प्रोग्रेसिव विजन 1434 में उनकी हत्या के साथ ही खत्म हो गया। मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठे उनके भतीजे मोहम्मद शाह, और यहीं से इस वंश के बुरे दिन शुरू हो गए। उनके शासनकाल में राजवंश ढलान की तरफ बढ़ने लगा। मोहम्मद शाह के दौर में सैयद वंश की ताकत बिखरने लगी। प्रशासन बहुत कमजोर हो गया था। हालत ये हो गई थी कि उनका असर दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया था। अंदरूनी झगड़े और बाहरी खतरे बढ़ते जा रहे थे, और अपनी फौजी ताकत के लिए उन्हें लाहौर के गवर्नर बहलोल लोधी जैसे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ रहा था, और ये निर्भरता आगे चलकर बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। हम पहुंच रहे हैं इस वंश के आखिरी शासक और सैयद दौर के एक बहुत ही कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड अंत की तरफ। सैयद वंश के आखिरी शासक, इनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह।
शासनकाल रहा 1445 से 1451 तक। जरा सोचिए, इस वंश की शुरुआत और अंत में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ थे संस्थापक खिज्र खान, जिन्होंने उथल-पुथल के बीच दिल्ली में अपना शासन कायम किया, और दूसरी तरफ ये आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह, जिन्होंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से सिंहासन ही छोड़ दिया और बदायूं जाकर बस गए एक शांत जिंदगी जीने के लिए। कब्जे से समर्पण तक वाकई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर। और जैसे ही अलाउद्दीन आलम शाह ने गद्दी छोड़ी, दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। और इस मौके का फायदा किसने उठाया? बहलोल लोदी ने। वही बहलोल लोदी जो लाहौर के गवर्नर थे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1451 में लोदी वंश की नींव रखी। और इसी के साथ सैयद वंश का शासन बिना किसी खून खराबे के शांति से खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर हम इस छोटे से वंश के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? इतिहास में इनका क्या महत्व है? Why do the Sayyids matter? चलिए फटाफट की टेकअवेज देख लेते हैं। पहली बात, इनका शासन 37 साल चला, 1414 से 1451 तक। दूसरी, इन्होंने तुगलक और लोदी वंश के बीच के पावर वैक्यूम को भरा। एक और जरूरी बात, इनका कंट्रोल ज्यादातर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित था। ये तैमूर के हमले के बाद की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं। और सबसे अनोखी बात, इनका अंत, सत्ता का अपनी मर्जी से त्याग करना, ये इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर कोई राजवंश इतिहास के पन्नों में गुम क्यों हो जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उनका शासनकाल छोटा था, या शायद वो अपने से पहले और बाद के बड़े साम्राज्यों की छाया में कहीं छिप गए? ये सोचने वाली बात है। इतिहास सिर्फ उनकी कहानी नहीं है जिन्हें हम याद रखते हैं, बल्कि उनकी भी है जिन्हें हम भूल जाते हैं। और ये जानना जरूरी है कि हम उन्हें क्यों भूल जाते हैं।